उसमें मुझे IBS, बिकॉज फिर बहुत फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। कुछ रहता है मेंटल, जिसमें आप यूं करके बैठे होते हैं, लेकिन फिर जब इससे अगली हद जाती है तो आपको फिजिकल बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। किसी के किसी ऑर्गन को अटैक करती है। मेरा स्टमक हमेशा से इट वाज द थिंग, बचपन से मेरे स्टमक पे ही असर होता था। मुझे IBS हो गया, मुझे एनोरेक्सिया हो गया, फिर बुलीमिया हो गया। तो आई एम स्टिल फाइटिंग विद बुलीमिया, दैट आई एम स्टिल फाइटिंग विद इट। बट अब मुझे पता है कि क्या करना है। मेरी हिम्मत खत्म हो जाती है, मैं छोड़ देती हूँ अपने आप को कुछ अरसे के लिए, फिर उठ के खड़ी हो जाती हूँ। सो इट्स अ स्ट्रगल। हाँ, हम लोग की बात करें ऑफ कैमरा की, इसीलिए आप कही थी कि कभी आपकी अपीयरेंसेस जो होती हैं वो डिफरेंट होने लगती हैं। हाँ, मेरी अम्मी ने मुझे पूछा, अम्मी कहती है नगीना के लिए तुमने वेट पुट ऑन किया? मैंने कहा अम्मी किस किस्म का सवाल है ये, आपको तो नहीं पता टाइप। अच्छा ठीक है। अम्मी ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती। वो वाला सीन भी है ना कि अब क्या बंदा एक ही बात के पीछे पड़ा रहे। तो बट आई ऑल्सो थिंक इट्स गुड कि उन्होंने उसको नॉर्मल रखा हुआ है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करी, ताकि हैंडल करना भी आसान हो ना। वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करो तो वो आपको लगता है कि एक्टर्स, मतलब आपकी तो एक चले वो भी थी, बट एक्टर्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में और इतनी जो क्रिटिसिज्म होता है सब, दे आर, उनको ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? आप आसपास क्या देखती हैं जो बात नहीं की जाती है इसके बारे में? अब तो बड़े लोग बात कर रहे हैं। बहुत से लोग तो शायद नहीं भी करते हैं ना। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपकी जब मैं देख रही थी जर्नी, जब मैं आपकी बातें सुन रही थी इंटरव्यूज़ पर और मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी, तो मुझे यही ख्याल आ रहा था कि हाँ, तब मुझे ऑनेस्टली इस बैक स्टोरी का नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट। तो मुझे लगा कि काम की वजह से, या हो सकता है कुछ काम में चैलेंजेस हो, उस वजह से ये यू वेंट थ्रू समथिंग, यू नो। तो मैं यही सोची थी कि क्या एज एक्टर्स एज ह्यूमन बीइंग्स वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज ये बड़ा प्रेशर वाला काम होता है। बिकॉज ये काम बहुत इमोशनल है। आप 1 मिनट में आपको अपना वो रोने वाला और दुखी, आपका खुदा ना खास्ता मैयत पड़ी है सामने आपकी माँ की ड्रामे में, अब आपको वो इमोशन लेके आना है। 4 सेकंड बाद आपको कोई और सीन करना है जिसमें आप बाजार से सौदा लेके आ रहे हैं, आपके बच्चे भूखे हैं। आपके दिमाग का क्या हाल होगा? आप कितने सेंसिटिव हो जाएंगे? आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा तो पागल होगा ना। ऐसे थोड़ी अदाकारों को थोड़ा सा लेवरेज बाकियों से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत इमोशनल काम है। लेकिन अब तो आई एम रियली सॉरी टू से, अब नहीं मिलता है कोई लेवरेज। सेट्स पे जाके सबको लगता होगा बड़े हम स्टार हैं, लेकिन वो वाली इज्जत नहीं है। अच्छा, बस वही होता है कि अब चले चले सीन काम करें टाइप्स। ये तो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया जो हमारी आवाम है, जो हमें इतनी इज्जत देती है। तो मुझे बताएं कि यू ऑलरेडी आर स्ट्रगलिंग, आप ऑलरेडी इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है? फिर आपकी जॉब आपकी चीज़ को मुश्किल नहीं बना देती? आप कैसे मैनेज करती हैं? बनाती है ना। जब आप इस चीज़ से गुजर रही होती हैं तो आप एक्टिंग कैसे कर पाती हैं? चैलेंज होता है ये। मैं सोच रही हूँ, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, है कि आप जिस तरह बता रही हैं किस तरह आपके ट्रिगर होते हैं और किस तरह आप कॉन्स्टेंटली, चीज़ खत्म नहीं होती, कहाँ होती है खत्म। अब जैसे आई डिड दिस ड्रामा रब्बा मैनू माफ करी, उसमें आई एम समबडीज फर्स्ट वाइफ एंड आई हैव 3 kids, राइट? एंड देन अनदर वुमन कम्स। तो वो ड्रामा हमारा चला था 1 साल शूट, मतलब ऑन एंड ऑफ, पूरा साल तो नहीं शूट होती, ऑन एंड ऑफ पे चल रहा था। तो उसके बीच में आई वाज जस्ट स्ट्रेस ईटिंग। उससे पहले मैंने अपना अच्छा खासा एक्सरसाइज करके और हर चीज़ करके, PCOS भी है मुझे, तो वो आपके वेट गेन और लॉस में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। बट मैंने बड़ी मेहनत करके ना अपने आप को एक हेल्दी वेट जैसा मुझे पसंद है, अपनी भी तो एक पसंद होती है, टोन्ड अप सब कर लिया। फिर मैंने ये ड्रामा कर लिया। फिर इसमें मुझे सीन्स होते थे ऐसे, फिर मुझे याद आता था अपना बचपन कि मेरे छोटे भाई के साथ क्या हो रहा था, या मेरे साथ या मेरे बड़े भाई के साथ, एंड व्हाट वर वी गोइंग थ्रू एंड एवरीथिंग। तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता था। तो उस फिर मैं खाती थी, मैं बहुत सारा खाती थी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग। तो आई गॉट फैट ड्यूरिंग दैट। और फिर लोग इतने शेमलेस और इतने रूथलेस हैं कि उनको सिर्फ ये बात नजर आती है कि एक बंदा मोटा है और इसकी यही पहचान है। वो क्या काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी क्या जॉब है, या कि उनको किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। आप मोटे हैं और आप काले हैं, ये आपकी पहचान है बस। तो ये हमारे हैं लोग ऐसे, अब क्या करें। चलिए जी, नगीना की तरफ आते हैं। नीली जिंदा है कैसे आया? नीली जिंदा है ऐसे आया कि जो डायरेक्टर हैं कासिम भाई, उनको मैं कहती रहती थी, मैंने कहा यार मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे कोई अच्छा सा कैरेक्टर करना है। तो जब ये आया तो उन्होंने कहा कि चलो भाई आ जाओ। तो स्क्रिप्ट जब पहले मिला, आपने उसे खोला, पढ़ा, तो दिमाग में क्या पहला रिएक्शन क्या था नगीना को देख के, और आपने उसी वक्त उसको कंसीव कर लिया था? बड़े मज़े मज़े की कहानी है इसकी। मैंने देखा, मैंने कहा चलो ये नगीना है, अच्छा ये मेड बन के उनके घर में जाएगी, ये कुछ करेगी, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये ड्राइव करिए स्टोरी को, बड़ा ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि बैकग्राउंड में नहीं होनी चाहिए हूँ मैं। तो ये हुआ, मैंने कहा अच्छा अब ये डायलेक्ट कहाँ से आएगा, वही मैं उस पे आने वाली अब इसके ये क्या आएंगे, ये कैसे होगा। अच्छा वो लिखा हुआ ऐसे था? नो नहीं, फिर नो, फिर इस वाले स्क्रिप्ट में उर्दू में लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि वो एक्टर जो भी होने कहें कि वो बंगाली में बोल दें इसको। ओह ओके। And I was फिर क्या किया जाके? कुछ भी नहीं किया। क्या किया, मैंने पहले इमरान अशरफ को कॉल की, उसे मैसेज ड्रॉप किए, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर इमरान अगर आप सुन रहे हैं तो सुन ले। इमरान नहीं मैसेजेस का जवाब देता, ओहो, शादी बादी हो गई, बच्चा हो गया, उसका मसरूफ हो गया। इट्स ओके इमरान, दिल पे नहीं लेना। फिर मैंने हिना आपा को कॉल की, अच्छा हिना दिलपजीर को कॉल की, तो हिना आपा ने लग के सीन्स मुझे बोल के दिखाए, उन्होंने मुझे बताया कैसे कपड़े होने चाहिए। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन ने भी बताया, वो जो सनम है और सनम मेहदी, उन्होंने पूरा ये बनाया हुआ था सारा। लेकिन मुझे फिर भी अपनी रिसर्च करनी थी, तो मैं हिना आपा को मैंने पूछा, तो हिना आपा ने फिर मुझे सब कुछ बताया, एक सीन बोल के बताती थी वो। देयर इज अनदर गाय आतिफ, वो मिमिक्री भी करते हैं, बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, मैंने उनसे हेल्प ली। फिर देयर वाज अनदर गर्ल आई न्यू, उसका कुक बंगाली था, तो मतलब ये मैंने खूब रिसर्च की। जाके कुक को मिली, देखा वो कैसे बात करता है, फोन पे बात कर एक्सेंट की चीजें पकड़ी। मैंने कहा हाँ कुछ पकड़ू ना, कुछ सुनो। लेकिन हिना आपा ने बहुत मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे प्रॉपर डायलेक्ट बताया कि, और फिर मैंने उनको बताया कि यार उनकी ये डिमांड है कि ये प्रॉपर बंगाली भी नहीं है, ये हमेशा से पाकिस्तान में रही है, तो कम्प्लीटली नहीं होगा, कहीं झोल भी आएगा, कहीं कुछ होगा। तो उन्होंने एग्जैक्टली वैसे मुझे 2-3 सीन्स की हेल्प कर दी और मैंने उसको पकड़ लिया। तो इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे हेल्प करने में। उनकी मेहनत बहुत अच्छी। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं यासरा को भी कह रही थी कि मैंने कहा मुझे बहुत डर लगा हुआ था कि बड़ी बेइज्जती होनी है। शी वाज लाइक तुमने मेहनत की है। और फिर वही बात पुरानी बचपन की कहानियों पे जाती है कि मेहनत का सिला जरूर मिलता है। तो वो अभी तक तो मिल रहा है, अभी बड़ी एपिसोड्स रहती हैं, अल्लाह मियां इज्जत रखे मेरी। लेकिन हिना आपा को मैंने बीच में कॉल की थी जब वो बैरिया में आग वाग लग गई थी ना, तो तब मैंने उनको कॉल की थी वो पूछने के लिए, उसके अलावा नहीं हुई थी हमारी को। अच्छा मुझे बताइए कितनी साड़ियाँ हैं भाई आपके पास? बहुत है ना, कितनी दी आपने इसके लिए? मुझे स्पॉन्सर की थी एक ब्रांड ने, हसीन साड़ी बाय सिद्रा, बड़ी अच्छी लड़की है वो, उन्होंने मुझे कहा ले जाओ तुम। तो उन्होंने बहुत सारी मुझे साड़ियाँ दी। और उसके बाद हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर है अमर ने अपनी अम्मी से भी साड़ियाँ ला के दी मुझे, मेरे पास ख़त्म हो गई थी, इतनी साड़ियों के बावजूद भी कम हो गई। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, अब जाके ख़रीदूंगी, शूट हो रही है, सिलवाऊंगी, कैसे करूँगी? तो कहते हैं अम्मी के पास बहुत सारी हैं, तो उसने अपनी अम्मी की साड़ियाँ मुझे ला दी। तो आप उससे पहले साड़ी पहनती होंगी? हाँ, मुझे तो, मैं तो इतनी सी थी तो मम्मी को कहती थी मुझे साड़ी पहननी है। ये बताएं कि जो नगीना है ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, चक्कर क्या है, मिस्ट्री क्या है इसके पीछे, ये क्यों हेल्प करी, पैसों के लिए हेल्प कर रही है? यार तो ये ड्रामा देखेंगी ना आप, थोड़ा सा शायद यार फिर इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, फिर मतलब मेरा डायरेक्टर मुझे कहेगा क्यों तुम बता के आ गई सब कुछ। नहीं, लेकिन नगीना जैसे ग्रेट कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर इज अ ग्रेट कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द डे। और इस ड्रामे में बहुत ख्याल रखा गया है डायरेक्टर की तरफ से, राइटर की तरफ से। अब उनकी तारीफ भी करूँ ना, राइटर बेचारे ने अच्छा काम भी किया है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो उन लोगों ने they both have done an amazing and of course all the team are। पहले ये होता था ना, जैसे वो बार की फिल्में होती थी इंडियन, कि एक विलन एक हीरो, और वो बचपन से एक विलन पैदा हुआ है और एक बचपन से हीरो पैदा हुआ है, ऐसे नहीं होता है। आप ग्रे ही होते हैं हमेशा, आप इंसान है, कभी क्या इमोशन है आपका, कभी क्या इमोशन है। तो उसी तरह नगीना भी है, नगीना की अपनी मजबूरियां हैं, नगीना के अपने कुछ डर हैं। नगीना चल रही, नगीना को डर लगता भी है और नहीं भी लगता है। आपने सुना था एक सीन में उसकी मोटिवेशन, उसका बच्चा, अब औलाद खतरे में हो या औलाद वैसे सहमी भी नहीं है, वो उसकी हालत वैसे नहीं खराब होती। मैं देखती जिस तरह आपको अगर भूत प्रेत का या किसी रूह का जिस तरह डर होता है वो नहीं है, वो क्योंकि उसका बच्चा, तो वो उसके ऊपर ओवरकम कर देता है। वो जो सीन था अभी जिसमें वो चादर में अंदर फंस जाती है, और वो कितना क्रीपी सीन 500 बार किया था हमने वो सीन। कैसे किया था? साइडों से आपको बांध दिया था, चादर बांधी हुई थी, लोगों ने पकड़ी हुई थी। मुझे अब तो सीन गुजर गया, अब तो आप बता सकते हैं यार, लेकिन अभी ड्रामा तो बाकी है ना, वो सारी मिस्ट्री के बारे में तो बता सकते। फिश वायर्स लगा के लोग यहाँ पे भी बैठे हुए थे, वहाँ पे भी बैठे हुए थे, वो ऊपर लाना सब करना। खुद सफोकेशन हो रही थी? हाँ, तो करना पड़ता है ना, वो फील लाने के लिए तो करना पड़ता है। और मैं तो हूँ ऐसी पागल आर्टिस्ट, मैं तो करती हूँ, वरना उसके बगैर कहाँ। क्योंकि वो आपकी शक्ल नजर नहीं आई थी, सिर्फ ऊपर से वो दिखा रही थी कि कोई अंदर बॉडी, और वो ही मतलब वो बहुत बार किया था ये कर रही है। और मैं मतलब आई कुड फील, आई वाज लाइक आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। सो आई वांटेड टू आस्क कि भाई वो सीन कैसे शूट किया? हाँ, तो वो खींच ली थी उन्होंने चादर, तो वो जो जिस तरह कोई लफाफा या कोई थैला या कोई वो चढ़ जाता है आपके मुंह पर और आपको सांस नहीं आ रही थी, वो वैसी सी फीलिंग थी। तो देखा नहीं था जब मैं उठी थी उसमें, तो मेरा हाल क्या था।
एक टेक में था उसके बाद? नो मतलब वो हाँ वो एक उठना वो जो टेक थी वो तो एक ही थी, लेकिन उससे पहले 20 और भी हो चुकी थी। नॉट 20 कासिम भाई, नॉट 20। मुझे ये बताएं इस ड्रामे को, जो कि एक हॉरर ड्रामा है जिसमें बहुत से इफेक्ट्स भी हैं और इधर लोग गायब हो जाते हैं, इधर ये चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं और वो सब कुछ, इसको शूट करना वर्सेस एक ड्रामा जिसमें सास बहू या रोमांस की कहानी है जिसमें ऐसा कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है, क्या फ़र्क था आपके लिए? टाइम बहुत लग जाता है इसको शूट करने में, ये बहुत टेक्निकल काम है, इसकी लाइट करने में बहुत टाइम लग जाता है जो आम ड्रामे में शायद उतना नहीं लगता है। फिर दिन के सीन भी कम होते हैं, फिर रिपोर्टें भी जाती हैं प्रोडक्शन हाउस, आज काम कम हुआ है, लेकिन इसमें काम कम होगा क्योंकि लाइट डिफरेंट है। आप वो कुर्सी खींचनी है, 2 दफ़ा वो ठीक खींची जाती है, तीसरी दफ़ा वो ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है आके तो वो उसी पॉइंट पे गिरनी चाहिए, तो 10 बार वो होता है, आप गिर रहे हैं तो आपने उसी, तो ये टाइम टेकिंग है ज़्यादा, इट्स डिफिकल्ट। तो रिस्पांस कैसा रहा, कोई कमेंट या कोई यार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वो, जैसे मैं इंस्टा पे कोई और अपनी पिक्चर्स लगाती हूँ ना जो शूट्स वूट्स की होती हैं, तो नीचे कमेंट आ रहा है, अरे ये तो वही काम वाली है, अरे आप तो नगीना इतनी फैशनेबल कैसे हो गई, ये हो रहा था या तो आई एम ग्लैड कि लोग नगीना के साथ इतना रिलेट कर रहे हैं। हमें बैक स्टोरी पता चलेगी नगीना की कि क्या है क्या नहीं? एंड में जाके आपने अपने दिमाग में क्या स्टोरी क्रिएट की थी? यार मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर की ना एक बैक स्टोरी एक्टर क्रिएट करता है मोस्टली। आपको दी गई थी, आपने कासिम के साथ बैठे आप? मैं कासिम भाई के साथ भी बैठी थी और उन्होंने भी बनाई थी इसकी बैक स्टोरी मेरे साथ बैठ के, और कुछ मैंने खुद भी बनाई थी कि अच्छा ये लड़की जो है कहाँ से आई है, क्या करती है, अगर ये ऐसी है तो इसको ज़रा 10 स्टेप्स पीछे जाते हैं कि क्या वजूहात रही होंगी कि ऐसी है, कि अगर ये ऐसे बात करती है तो क्यों ऐसे बात करती है, अच्छा अगर ये बंगाल से नहीं है और ये हमेशा पाकिस्तान में रही है तो ये इतनी, तो ये गरीब है, कहाँ रही है, अच्छा ये झुग्गियों में रहती होगी, अच्छा इसके इर्द गिर्द जो होंगी और ऐसी औरतें होंगी जो शायद बंगाल में रह के आई होंगी, तो इसकी वजह से इसने ये डायलेक्ट भी पकड़ा होगा क्योंकि उनसे बात करती होगी, लेकिन फिर वो उर्दू भी बहुत सारी है बीच में क्योंकि ये पाकिस्तान में रहती है, बाहर भी लोगों से बात करती है, तो ये इस वजह से दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इन लैंग्वेज। साड़ी वो इसलिए पहनती है बिकॉज जहाँ वो रही है दे देते होंगे उसको, गरीब है ना, बहुत गरीब है, तो वो उसकी जो भी कम्युनिटी होगी दैट्स हाउ शी ड्रेसेस अप। दूसरा, आपको एक कैरेक्टर जब क्रिएट करना है तो उसमें कुछ तो ऐसा आर्टिस्टिक देना पड़ेगा सो दैट इट स्टेज विद पीपल। अगर मैं भी वही शलवार कमीज पहन के आ जाती तो वो क्रिएट नहीं हो पाता वो चीज़। वो बाल मैंने चिपका के पीछे इसीलिए बनाया है बिकॉज दैट वाज द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर, और सारी चीज़ें कैरेक्टर की डिमांड थी। मुझे नहीं होता है कि हाय मैं हसीन लग जाऊं बस, नो, आई नीड टू लुक लाइक द कैरेक्टर, अदरवाइज क्या फ़ायदा। How was working with Urva, Mohib and Sonia? Mohib is a fun person on set, बड़ा मजाक मस्ती करते रहते हैं, वरना अपने कमरे में वो चुप करके बैठे रहते हैं। उर्वा भी अलग कमरे में होती हैं तो उर्वा के साथ इतना इंट्रैक्शन नहीं होता है, वो उनके और मेरे सीन्स बस आते हैं, वो आती हैं सीन कराती हैं चली जाती हैं टाइप। सोनिया के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई है क्योंकि हम एक ही कमरे में बैठते हैं। मोहम्मद अहमद साहब होते हैं तो हम तीनों जो है, बहुत मजे की बात है, हम बहुत शुक्र लगाते हैं तो हम बहुत शुक्र लगाते हैं, बहुत मजा आता है यार। मेरी ज्यादा सीन भी सोनिया के साथ है ना, तो वो हमारा लड़के लड़की का कपल बनता है, यहाँ मेरा और सोनिया का कपल मशहूर हुआ है आजकल, बेगम शाह एंड नगीना। कोई सेट पे इंटरेस्टिंग चीज हुई जो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? वो मजे सेट पे अजीबोगरीब चीजें होती थी। मैं और मोहम्मद अहमद साहब बैठे हुए और ऊपर वाली स्टोरी पे हम बैठे हुए थे और एक कोयले का पीस आके बस टेबल पे लग गया। कोयले का पीस एक लाउंज में अंदर कहाँ से आ गया, कोई भी नहीं है वहाँ पे। सोनिया ने भी यही बातें बोली थी कि वहाँ पे सेट पे अजीब सी चीजें हो रही थी, हो रही, अल्लाह की कसम हो रही थी। दिस आई एम नॉट लाइंग या किसी हाइप करने के लिए रेटिंग आ जाए शो की, नो। मोहम्मद अहमद साहब वहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठी हूँ और आके कुछ गिरा है। अच्छा, मैं तो सेट पे आने से पहले ना आयतुल कुर्सी, 4 कुल, दुरूद शरीफ सब पढ़ के कहीं भी मैं जाऊँ तो ये मैं करती हूँ। तो मुझे उस तरह का 4 लोगों में क्या बंदे को उतना डर लगे, अनलेस एंड अनटिल कोई सामने ही आ जाए तो फिर तो मेरा हार्ट अटैक ही हो जाएगा ना। फिर मैं कहूँगी आप चले जाएं यहाँ से प्लीज, मैं भी साथ जा रही हूँ आपके। मैं प्लीज नहीं। तो वो आके गिरा तो मैंने देखा मोहम्मद अहमद साहब को, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा छोड़ दे, चुप कर जाए मोहम्मद अहमद साहब, कटते हैं नीचे चलते हैं। तो इस किस्म की चीजें होती थी वहाँ सेट पे। परदेस